हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रसायन विज्ञान की क्लास में। मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है जो यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला हमारी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारी अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमारी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया, या इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली हम लोग की अभिक्रिया कौन सी है? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं कि आक्सीकरण भी बोल देते हैं, तो आक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया हम लोग कौन से? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट नंबर पे आती है हमारी कौन सी? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग को क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो पुनः 3 प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है हमारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार से पुनः विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो पुनः 2 प्रकार की। इसमें पहला हमारी कौन सी है? एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमारी सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसे डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यही अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे देंगे? जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट नामक एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? एक संयोजन अभिक्रिया हो गई। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। जब हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो इससे भी हमारा क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ये भी देखने से लग रहा है कि जब 2 चीजें आपस में मिल रही हैं तो इससे हमको क्या मिला? एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। इसलिए हमारा ये भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का। तीसरा एग्जाम्पल बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। जब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिला तो एकल उत्पाद का निर्माण क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो जब बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बुझा हुआ चूना। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास क्या है? अमोनिया, और ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब अमोनिया में हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो इससे हमारा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी हमारा क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से यूपी बोर्ड के एग्जाम में यदि प्रश्न आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो उसमें क्या लिखेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे इन चारों में से अगर चारों याद कर लेते हो तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 2 एग्जाम्पल क्या करेंगे? लिख देंगे वहां पे। इससे हमको परीक्षा में पूरा पूरा नंबर आसानी से मिल जाएगा। सब लोग जानते हैं कि घरों की दीवारों को सफेदी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चूना लाते हैं। चूने को बाल्टी में पानी भर के उसमें मिला देंगे, फिर मिला करके उसी के द्वारा क्या करते हैं? घर की दीवारों को पुताई करते हैं। तो जब घर की दीवारों की पुताई की जाती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो चूने का रंग होता है वो एकदम से मतलब व्हाइट नहीं दिखता है। वो क्यों नहीं दिखता है? जब हम क्या करते हैं कि जब चूने को पानी में मिलाएंगे, देखिए ये हमारा चूना है और ये हमारा क्या है? पानी है। चूने को पानी में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, दीवार पर क्या लगा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की परत चढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमारी जो है वो जो मतलब पुताई होती है एकदम से सफेद नहीं दिख पाती है। लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है कि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, 2 दिन के बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O का एक अणु निकलेगा इसमें से, जो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इस प्रकार से जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट की परत 2 दिन के बाद जब दीवार पे आती है तो उसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल सफेद दिखता है। और हमारी जो दीवार होती है देखने में क्या होती है, अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारी मतलब जानने की चीजें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग की अगली रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे परिभाषित करेंगे। नाम है इसका वियोजन। वियोजन मतलब बोलने से ही पता चल जा रहा है कि उसमें क्या होगा, कोई एक पदार्थ होगा जो अलग अलग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण, इसको ध्यान रखेंगे, किसी विशेष परिस्थिति के कारण, कोई ना कोई कारण दिया जाएगा उसको, जिसकी वजह से कोई पदार्थ क्या होगा, अलग अलग भागों में टूटेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण 2 अथवा 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अभी हमने क्या बताया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, भुजा हुआ चूना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भुजे हुए चूने को उष्मा देंगे, मतलब हीट देंगे उसको, तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के रूप में क्या हो जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक पदार्थ है और इधर से उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, 2 पदार्थ, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, H2O। इस तरह से किसका एग्जाम्पल हो गया, एक वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब लोग बात करते हैं फेरस सल्फेट। तो हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। इस तरह से हमारा क्या प्राप्त होता है, मतलब एक यहाँ से एक हमारा क्या है, यहाँ पे अभिकारक एक है, लेकिन उष्मा देने के बाद ये क्या बन गया हमारा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। तो 1, 2 और 3 उत्पाद हमारे प्राप्त हो गए। इस तरह से ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन अभिक्रिया का। अगला क्या है, जब सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हम उसमें से हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और उसमें जो सिल्वर होगा वो शेष का शेष बचा अवक्षेप के रूप में क्या होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इधर भी एक है और यहाँ से भी क्या बन गया, 2 पदार्थ बन गए। इस तरह से ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया वियोजन अभिक्रिया का अथवा किसका, अपघटन अभिक्रिया का। अब अभी हम लोगों ने बात किया था कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है पुनः 3 प्रकार की होती है। तो पहला उष्मीय वियोजन होता है, उसके बाद प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद क्या होता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात करते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो नाम है उष्मीय वियोजन, मतलब उष्मा के द्वारा इसमें क्या होगा, वियोजन होगा। तो वियोजन का परिभाषा हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति के कारण 2 अथवा 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन हमको क्या बताना है, उष्मीय वियोजन। तो उष्मीय वियोजन में किसके कारण वियोजन होगा, उष्मा के द्वारा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई यौगिक, अब जहाँ पे किसी विशेष परिस्थिति के कारण लिखे हैं वहां पे बस क्या कर देना है, उष्मा कर देना है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक उष्मा की उपस्थिति में 2 अथवा 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं के रूप में क्या होता है, टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, जब उष्मा देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, PCl5। P मैंने फास्फोरस होता है, Cl मैंने क्लोरीन, 5 है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेंटा, तो इसका नाम हो गया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो जब फास्फोरस पेंटा क्लोराइड को उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या बनता है, PCl3 + Cl2। जिस तरह से इसका नाम PCl5 होने की वजह से फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है, तो चूंकि यहाँ पे Cl की जगह पे 3 हो गया, तो 3 के लिए केमिस्ट्री में यूज करते हैं क्या, ट्राई, तो ये हो गया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। और यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन, या फिर इसको डाई क्लोरीन भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, दोनों का दोनों उसमें वियोजन का। अगला हमारा क्या है, प्रकाश वियोजन। अब प्रकाश वियोजन नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें वियोजन किसके द्वारा होगा, प्रकाश के द्वारा होगा। ठीक है, तो परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे प्रकाश वियोजन का, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में 2 अथवा 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या फिर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड, Ag मैंने सिल्वर, Br मैंने क्या, ब्रोमीन। क्योंकि ये ब्रोमीन जब अलग एक अकेले रहता है तो उसको ब्रोमीन बोलते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करेंगे, सूर्य की सनलाइट मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो उसमें से सिल्वर अवक्षेपित हो जाएगा और ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस तरह से हमारा 1 से क्या बन गया, 2 बन गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये कैसा वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था सिल्वर क्लोराइड वाला, तो वो भी एक प्रकार से किसका एग्जाम्पल है, एक प्रकाशीय वियोजन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत अपघटन के बारे में। अब चूंकि अपघटन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, तो अपघटन और वियोजन लगभग क्या है, सेम है। एनसीईआरटी की किताब में दोनों को क्या किया है, एक ही करके दे दिया है। लेकिन पिछले किसी किताब में देखने को मिलेगा कि वियोजन अभिक्रिया को अलग लिखा है और अपघटन अभिक्रिया को क्या लिखा है, अलग लिखा है। तो वियोजन अभिक्रिया को अलग इसलिए लिखा है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों तरफ क्या करती है, गति करती है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि अपघटन अभिक्रिया यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब एक दिशा में चलने वाली। सिर्फ अभिकारक से उसमें उत्पाद बन जाएगा, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक नहीं बन पाएगा। तो छोटा सा यही अंतर है वियोजन और किसमें, अपघटन में। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अपघटन मतलब क्या, अलग अलग होगा इसमें भी, लेकिन किसके द्वारा, वैद्युत के द्वारा। जिसका परिभाषा कैसे लिख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में 2 अथवा 2 से अधिक छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, पानी ले लेते हैं। अब पानी को क्या करेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब चूंकि पानी है, पानी में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, अब ला करके तार तो उसमें जोड़ नहीं देंगे, तार जोड़ेंगे तो पानी में ब्लास्ट कर देगा, सबको करंट लग जाएगा, मर सकते हैं लोग। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, तरीका थोड़ा सा, साइंस क्या है, किसी भी चीज को आसानी से कर लेता है, तो साइंस में क्या उसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखें, पानी का विद्युत अपघटन हम लोग करेंगे, यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन करेंगे। तो जल का विद्युत अपघटन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मग ले लेंगे, उस मग में क्या कर लेंगे, नीचे पेदी में 2 छोटे छोटे छिद्र कर लेंगे और उसमें रबर की सहायता से 2 ग्रेफाइट के छड़ को लगा लेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, पानी भर देंगे, जिससे कि पूरा का पूरा जो हमारा ग्रेफाइट का छड़ हो वो क्या हो जाए, उसमें डूब जाए। अब क्या करेंगे, जब पूरा ग्रेफाइट का छड़ डूब जाएगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे, ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर क्या करेंगे, 2 ठो परख नली ला करके लगाएंगे। एक परख नली इधर है, एक परख नली क्या है, यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमारा पूरा सेट तैयार हो जाएगा। चूंकि सेट तैयार हो गया है, लेकिन उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की या फिर किसी भी अम्ल की कुछ बूंदे उसमें मिलाएंगे, जिससे कि हमारा जो जल होगा उसमें विद्युत धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। यदि शुद्ध जल रहेगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसमें किसी अम्ल की कुछ बूंदे क्या कर देंगे, मिला देंगे।
अब क्या करेंगे, जो ग्रेफाइट की दो छड़े हैं उसमें से दो वायर निकालेंगे, दो वायर निकाल के उसको क्या करेंगे, बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास होगी, उससे क्या कर देंगे, ला करके जोड़ देंगे। तो एक को बोलेंगे एनोड और दूसरे टर्मिनल को क्या बोलेंगे, कैथोड। अब चूंकि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जो ग्रेफाइट की छड़ बैटरी के धन सिरे से जुड़े होगी उसको क्या बोलेंगे, एनोड सिरा बोलेंगे, और जो ग्रेफाइट की छड़ बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होगी उसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इस तरह से जब अपना सब इक्विपमेंट क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, अब इसमें क्या होने लगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब कुछ समय के बाद देखेंगे कि कुछ समय के बाद क्या होगा कि यहाँ पे पार्कनली के सबसे ऊपर यहाँ पे गैसें इकट्ठा होना, गैसें क्या होंगी, एकत्रित होना शुरू कर देंगी, और कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या होगी, गैसें हमारी एकत्रित हो जाएंगी। क्योंकि एनोड के ऊपर हमारी ऑक्सीजन गैस एकत्रित होती है, इसको ध्यान रखेंगे। एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगी, और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी। अगर हम लोग बात करेंगे कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन कैसे आती है, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन कैसे आती है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आसान ट्रिक हम लोग के पास क्या है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, परमाणु ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हमारा जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो एक परत नली में हमारी ऑक्सीजन गैस और दूसरी परत नली में हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, जिसका रासायनिक समीकरण हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, विद्युत अपघटन का एक एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे क्या है, उदाहरण के साथ हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। एक और नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु प्राप्त हो रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन का सिर्फ कितना अणु है, सिर्फ एक ही अणु है। इसके पहले 1 2 3 कुछ भी लिखा नहीं है, क्योंकि एक नहीं लिखा है तो एक तो मानना पड़ता है, एक हो जाता है। तो इसका मतलब इसकी एक ऑक्सीजन का अणु है और 2 हाइड्रोजन का क्या है, अणु है। तो यहाँ पे जो परत नली हम देख रहे हैं, इस परत नली में जहाँ ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगी और एक में क्या है, हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है, तो इकट्ठा होने वाली ऑक्सीजन गैस का जो आयतन होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसके 2 गुने आयतन के बराबर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी। इस रासायनिक समीकरण में सीधे सीधे दिख रहा है। रासायनिक समीकरण समझने का मेन उद्देश्य यही तो है, उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 आयतन है और यहाँ पे 2 आयतन है। इसका मतलब जब विद्युत अपघटन करेंगे जल का, तो 2 आयतन क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन, और उसके आधे आयतन 1 आयतन में हमको क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन, और 2 आयतन में क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन का आयतन नहीं, हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन के आयतन का 2 गुना होगा। मेन बात ये है कि जल के विद्युत अपघटन में प्राप्त होने वाली हाइड्रोजन का जो आयतन होता है वो ऑक्सीजन के आयतन के कितना होता है, 2 गुना होता है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला रासायनिक अभिक्रिया। एनसीईआरटी के किताब में कुछ प्रश्न दिया है जो मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे और मुझे कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई एक पदार्थ है जिसका हम लोग विलयन बनाते हैं और उसका उपयोग किस लिए करते हैं, सफेदी करने के लिए। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि उस पदार्थ X का नाम बताइए और उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा गया पदार्थ X है, जब वह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, उसका क्या कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये प्रश्न नंबर 1 है। अभी मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो एक परत नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों होती है। उस गैस का क्या बताइए, नाम बताइए, कौन कौन सी गैसें एकत्रित होती है, कौन दुगुना होता है, कौन कितना होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे।